सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिलाई मशीन के बारे में और हमारे कटिंग काउंटर के बारे में और इंची टेप बिगिनर्स नहीं समझ पाते कि इसमें सूत एक पैर क्या होता है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में होंगी। तो इसमें पूरी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको समझ में आ सके। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको काउंटर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं काउंटर की क्या ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है, कितना चौड़ा होना चाहिए। तो मैं आपको इसका पूरा का पूरा दिखा रहा हूँ, आप अच्छी तरह देख लें। तो देखिए, सबसे पहले हम इंची टेप को यहाँ से नाप के आपको काउंटर की लंबाई नाप के दिखाते हैं। तो दोस्तों, काउंटर की जो लंबाई है आप देखेंगे ये है 56 इंच की, ठीक है। तकरीबन दोस्तों ये 4.5 फुट के आसपास है, ठीक है, क्योंकि पूरा इंची टेप हमारा जो होता है ये 5 फुट के आसपास का होता है, 5 फुट होता है पूरा, क्योंकि 12 इंच 1 फुट कहलाता है। और ये जो आपका काउंटर की लेंथ है पूरी, ये है 56। तो ये आपका 4.5 फुट की तो लेंथ हो गई। ये 4.5 फुट लेंथ इसलिए रखते हैं कि अगर आपको मान लीजिए लॉन्ग सूट चल रहे हैं और अगर आपको 47-48 की लंबाई का सूट चाहिए, तो अगर आपको इतना चाहिए तो देखिए इस तरफ रखने के बाद आपको दोनों तरफ इतना इतना हिस्सा चाहिए होता है खाली, जिससे कि आप अच्छी तरह कपड़ा बिछा के कटिंग कर पाएँ। तो इतनी लेंथ आप रखें, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद मेन आता है चौड़ाई पे। अब कहीं मैंने जगह देखी है वहाँ पर चौड़ाई होती है दोस्तों इतनी होती है, 22 इंच होती है, कहीं पर 25 इंच होती है। लेकिन जो कटिंग काउंटर के लिए एक चौड़ाई रखनी चाहिए वो रखें इतनी, कितनी जितनी ये है आपको नाप के दिखाते हैं दोस्तों। ये है 30 इंच, 30 इंच हो गई, तो ये हो गया 12-12 24 और ये 6 30, यानी कि आपका 2.5 फुट की जो है चौड़ाई हो गई। तो लंबाई और चौड़ाई आपको मैंने बता दी। एक बार दोबारा बताता हूँ, लंबाई 4.5 फुट और चौड़ाई 2.5 फुट, इस तरीके से 2.5 फुट। अब आ जाती है ऊंचाई के बारे में। तो दोस्तों, ऊंचाई के लिए ये काउंटर बिल्कुल परफेक्ट होता है, इसमें किसी भी तरीके की परेशानी मुझे नहीं आती, लेकिन आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी जो ऊंचाई है वो यहाँ पे जमीन पर टच करके ये है 36, ठीक है, 12-12 24 12 36, 3 फुट की इसकी ऊंचाई है। तो ये आपको मैं काउंटर के बारे में बता दिया मैंने कि इस तरीके से आप दोस्तों काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। तो ये आपका पूरा काउंटर का मेजर हो गया। आप इस हिसाब से अपना काउंटर बनवा सकते हो, या कहीं पर अगर ऐसा मिलता हो तो आप परचेज भी कर सकते हो। और दोस्तों, अब आ जाते हैं आपकी कैंची के बारे में। तो दोस्तों, कैंची मैं करता हूँ यूज़ जुपिटर की। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है जुपिटर 12, ठीक है, और ये है जुपिटर 11 नंबर। तो दोस्तों, इस दोनों कैंची को मैं यूज़ करता हूँ। किस लिए यूज़ करता हूँ? जो 11 नंबर है वो मैं जब सिलाई करता हूँ तो उस टाइम पे काम आती है, क्योंकि बड़ी कैंची है और मैं दोनों कैंची से ही काम कर लेता हूँ। लेकिन अगर कोई लेडीज़ काम करती है तो उसके लिए सबसे अच्छा है 11 नंबर की कैंची। और दोस्तों, वैसे तो अगर आपको ऑफलाइन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, 100-200 रुपये। लेकिन अगर आप अमेजोन से लेते हैं तो ये करीब आपको 600 रुपये के आसपास पड़ेगी। और मैंने इसमें से एक कैंची अमेजोन से मंगवाई है, जुपिटर याद रखें, और इस तरीके की कैंची होगी, सेफ आप देख सकते हैं। एक तो इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि एक बार धार लगवाने के बाद जल्दी नहीं काटती, यानी कि इसकी धार बिल्कुल बराबर रहती है। आप इसे सूट कैसे भी काटें, मोती वालों कैसे भी, इसकी धार जल्दी नहीं जाती। और कपड़े को कटिंग करते वक्त कई बार होता है ना, कपड़ा फिसला देती है, इस तरीके की कैंची नहीं होती। तो मेरे पास ऐसी 3 कैंचियाँ हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ। एक कैंची और है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, एक कैंची ये है, ठीक है, इसमें काफ़ी जंग लगी थी, मैंने हल्का पेंट कर लिया था क्योंकि वो हाथों पर लगता है। तो अगर ऐसे कभी हो, जिस तरीके से आप देख रहे हैं हल्का हल्का पेंट छूट रहा है, कभी एक बार जंग हो जाता है, तो इस टाइम पे आप हल्का हल्का पेंट यहाँ पे कर लें और छोड़ दें, सूखने के बाद बिल्कुल सही काम करेगी। तो ये 3 कैंची थी दोस्तों। अब 2 कैंची मैंने कटिंग के लिए रखी थी कि एक की धार खराब हो जाए तो इमरजेंसी में दूसरी काम आ जाए। तो दोस्तों, ये हमारी 3 कैंची जुपिटर की 11 नंबर, एक बार देख लेते हैं नंबर भी, 11 नंबर और 12 नंबर। तो 12 नंबर कटिंग के लिए यूज़ करता हूँ और 11 नंबर मैं करता हूँ सिलाई के लिए। अगर आप घर के अंदर काम करती हैं तो आप 11 नंबर यूज़ कर लें, दोनों चीज़ में काम करेगी, बहुत ही अच्छी कैंची चलती है। और दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं प्रेस के ऊपर। तो दोस्तों, आप देखिए, कई लोग कहते हैं कि कैसी प्रेस लें। अब आप मार्केट में जाते हो, स्टीम प्रेस अगर लेते हो तो स्टीम प्रेस आपको 2500 से 3000 में अच्छी मिल जाती है, चाहे वो किसी भी कंपनी की आप लो। उसके अंदर नीचे एक बूट होता है, ठीक है, उस बूट को लगा के स्टीम करके बटन, यहाँ पे बटन होता है अंगूठे की तरफ, बटन दबा के जब आप चालू करोगे तो एक
स्टीम भाप की तरह आएगी और उसको प्रेस कर दो, तो वो तो स्टीम प्रेस है। और उसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे कई कपड़े ऐसे होते हैं जिस पे प्रेस लगाने में डर लगता है या फिर कपड़े जलने की प्रॉब्लम है, तो उसमें सेट कर दो और वो नहीं जलाती, सबसे अच्छा फ़ायदा है। अब बात आती है हमारी ये प्रेस की, तो दोस्तों ये प्रेस मैं तकरीबन 15 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और ये जब काम सीखने गया था तब भी वहाँ भी यूज़ होती थी और हमारे टेलरों में यही प्रेस यूज़ होती है। इसकी एक खासियत भी है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेन चीज़ दोस्तों इसके अंदर क्या चीज़ है, देखिए इसके अंदर जो एलिमेंट होता है, इसमें जो प्रेस गर्म करने का एलिमेंट होता है वो 600 वाट का हम डालते हैं, ठीक है, लेडीज़ काम के लिए, और जेंट्स काम के लिए शायद 700 वाट का होता है। तो लेडीज़ काम में हम 600 वाट का एलिमेंट डालते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाला डालता है। और यहाँ से ये जो चीज़ है ये मैं फिक्स से रखता हूँ, क्योंकि ये चीज़ इसमें ज़्यादा हिलने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बार बार तार निकालना पड़ता है, कोई ऐसी सेटिंग होती है किसी की, और मैंने इस हिसाब से सेटिंग कर रखी है कि मैं इसे नहीं लाता। अब हल्का ढीला पड़ गया था तो मैंने एक रील खाली करके यहाँ पे इसे फंसा दिया, जिससे कि प्रेस अच्छी तरह गर्म हो। अब दोस्तों इसमें खासियत ये है कि इससे प्रेस, जिसको इससे प्रेस करनी आ जाए तो उसको किसी और प्रेस से करना अच्छा नहीं लगे, जैसे कि मेरे को, ठीक है। अब इसका वेट भी होता है, तकरीबन इसके वेट जो है 700 से 800 ग्राम के आसपास का होता है। और दोस्तों ये अगर एक बार प्रेस अच्छी तरीके से लगा दो तो इसकी प्रेस की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होती है। अब ये लोकल में आपको मिलेगी, कोई इसकी गारंटी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। 400 रुपये की मैंने प्रेस ली थी और बाकी तार मैंने अलग से ली थी, ठीक है। तो ये प्रेस आपको मिलेगी 400 रुपये की। आप आसपास जाके पता करें, कोई दुकान नहीं है, कोई ऑनलाइन नहीं मिलेगी ये, ठीक है। कैंची आपको अमेजोन से मिल जाएगी जब आप लिखोगे, लेकिन प्रेस आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी। तो प्रेस तो आप अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी चीज़ दिखा रहा हूँ कि मैं क्या यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों ये प्रेस है, इस प्रेस को आप आराम से मार्केट से ले सकते हो सर्च करने के बाद। जो टेलर लोग यूज़ करते हैं, आप मशीन वाले के पास जाके पता करोगे तो वो आपको ज़रूर बता देगा, और वहाँ से आप इस प्रेस को ले सकते हो। इसकी एक खासियत ये है कि अगर आपको एक लिमिट तक गर्म करना है कि मेरे को इतना गर्म चाहिए, कोई कपड़ा ऐसा होता है कि हार्ड गर्म चाहिए जैसे ग्लेस कॉटन, तो उसके लिए हार्ड गर्म कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें जो नुकसान है वो देख लीजिए आप, जैसे कभी कभी मैं प्रेस करके भूल जाता हूं। तो अभी मैंने ये कपड़ा पलट दिया है, क्योंकि इस कपड़े के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। आप देखें यहाँ पे पत्थर रखा रहता है, ठीक है। कई लोग कहते हैं पत्थर क्यों रखते हैं। दोस्तों ये प्रेस एक बार गर्म होने के बाद अगर लाइट चली जाए तो भी एक सूट प्रेस कर देती है, ठीक है। तो ये प्रेस के आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पूरा पूरा जला देती है। नीचे का साइड और ज़्यादा जल गया था, जो कि मैं कपड़ा पलट चुका हूँ कल। तो ये प्रॉब्लम इसमें होती है। अगर आप ये भूल गए तो एक बार हमारी दुकान में हम भूल भी गए थे, तो ये पूरा का पूरा काउंटर इसने यहाँ से जला दिया था और नीचे प्रेस गिर गई थी, क्योंकि प्रेस ना गर्म होती रहेगी, दुकान में आग भी लगा सकती है। तो ये चीज़ आप सोच समझ के लें। अगर आप इस चीज़ से डरते हैं तो आप ऑटोमेटिक कोई प्रेस यूज़ कर लें, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड इस चीज़ का नहीं करूँगा। और दोस्तों ये तो हो गया हमारी प्रेस के बारे में। अब आते हैं हम अपने इस कपड़े के बारे में। तो दोस्तों इस कपड़े को देखिए, ये मैंने डबल करा हुआ है, ठीक है। डबल करने के बाद ये जो कपड़ा है इससे लेंथ के हिसाब से हमने लिया है, यानी जितनी लेंथ है उसके डबल हमने कपड़ा लिया है। और इसकी फुट जो चौड़ाई होती है ना, वो भी तकरीबन जैसे हमारी 2.5 है, 3 फुट का इसका कपड़े की चौड़ाई होती है, यानी 36 इंच का अरज होता है इसका, ठीक है। इसका अरज 36 इंच होता है और 30 इंच का हमारा काउंटर की चौड़ाई है 2.5 फुट, ठीक है। तो 3 फुट का हमारा कपड़ा होगा, लंबाई में आप उतना ले लें। और साइड में करने के बाद ये देखिए जो मैंने लगाया हुआ है, आप एक तरफ से ये ड्राइंग पिन कह के आप ले सकते हो। जैसे बच्चे जहाँ पे जाते हैं ना कॉपी की जिल्द, मतलब कवर वगैरह लेने के लिए, पेन वगैरह लेने, स्टेशनरी की दुकान पे आपको आराम से ये ड्राइंग पिन कह के मिल जाएगा। आप इसको आराम से इसे पिन कर लो, इसे चिपका रहेगा ये हमेशा फिक्स अच्छी तरीके से। और जब ये कभी बदलना हो, इसको यहाँ से आराम से ऐसे खींच के दोस्तों निकाल लो। तो ये हमारा हो गया काउंटर के बारे में। अब जो दोस्तों सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं मशीन के बारे में, तो चलिए दोस्तों आपको मशीन दिखाते हैं और उसके बारे में जो थोड़ा बहुत जानकारी वो मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों अब आते हैं मशीन के ऊपर कि सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आते हैं लोगों के इसलिए आते हैं कि कौन सी मशीन हम लें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले इधर नज़र मारो, ये है ओवरलॉक की मशीन। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों एक ब्लैक मशीन जो हमारी, जिसे हम अम्ब्रेला मशीन भी कहते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप उस पर भी एक सर्च करके उसे देख सकते हैं, ठीक है। मशीन सर्च करने के बाद आगे अमीना बुटीक लिख देना, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब आते हैं मैं इस मशीन के ऊपर। दोस्तों ये जुक्की मशीन है, आप देखें यहाँ पे जैक जुक्की मशीन। अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने ज़्यादा टाइम से यूज़ नहीं करी, खरीद के मैंने अपने कारीगर से, जब मैं बुटीक में काम करवा रहा था वो यूज़ कर रहा था और उसको हो गया तकरीबन 2 से 2.5 साल। लेकिन दोस्तों ये जो जैक मशीन है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन 1 साल से। और यकीन मानो, अगर एक बार आप ये मशीन चलाओगे तो आप ब्लैक मशीन पर काम नहीं कर सकते। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ फार्मूला है और मैंने इसे यूज़ करा है, मेरे सब काम उस पर नहीं होता। क्योंकि इसका सबसे अच्छा जो फ़ायदा मुझे लगा ना, सबसे अच्छा वो ये चीज़ लगा। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका सबसे अच्छा जो फ़ायदा है, आप देख सकते हैं इधर, एक बार ऑयल डाल दूँ, आपको जूम करके पास से दिखाता हूँ। ये देखिए एक टंकी होती है, इसमें एक बार ऑयल डाल दो और आप ये धागा देख रहे हो,
इसकी मदद से जो है आप इस पूरी मशीन में जो है ऑयल पोंछता रहता है। और ये आप देख रहे हैं ऑयल हल्का पीलापन है, अब इसको बदलना है, यानी ऑयल आता है वाइट। अगर ये पीलापन हो जाता है तो इसको बदल दो। और इजी बदलने का सबसे अच्छा और सिंपल स्टेप ये है कि आपको मैं पास से दिखाऊंगा। ये देखिए और ज़्यादा पास से, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जहाँ पे मेरी उंगली जा रही है, यहाँ पे एक चिम्बक है और एक नट है। तो यहाँ पे बिल्कुल एक जस्ट नीचे ही आपको मैं और दिखाता हूँ, इस साइड में इस जगह पे आप कोई बोतल लगा दो। बोतल लगाने के बाद यहाँ से इस नट को खोलो और सारा तेल उसमें आ जाएगा। फिर उसको अच्छी तरह पूरा साफ़ करके, ठीक है, साफ़ करने के बाद किसी टाइम मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि जुक्की मशीन का ऑयल कैसे बदलें, ये भी मैं बनाऊंगा जब मैं ऑयल लेके चेंज करूंगा। फिलहाल अभी आप ये समझ लो, इसे खोल के नीचे बोतल लगा दो, सारा ऑयल आ जाएगा। इसे साफ़ करके अच्छी तरीके से फिर जो है आप इसमें ऑयल डाल दो। वो बंद करने के बाद ऑयल डालना, ठीक है। और ऑयल डलेगा जितना, एक 90 रुपये के आसपास की एक बोतल आती है 1 लीटर की, उसमें थोड़ा तेल बचता है, बाकी पूरा अच्छी तरीके से आ जाता है। और दोस्तों बाकी इसके अंदर जो है, इसकी जो डब्बी है दोस्तों सेम होती है जैसे ब्लैक मशीन की होती है। और इसके अंदर जो एक चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, अभी ऑन कर लेते हैं। देखिए अब दोस्तों इसके अंदर एक ये बटन होता है, आप ये सुई का ताका देखिए, एक बार दबाओगे, थोड़ा चलाना पड़ेगा इसके लिए, रुको एक बार, हाँ अब देखो, ये देखो एक बटन दबाऊंगा नीचे, एक बटन दबाऊंगा ऊपर, इस तरीके से दोस्तों ये होती है। यानी कि एक टाप उठाने के लिए मोती वाले सूटों पे, ठीक है, या धागा डालने के लिए अगर नीचे है तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये फंक्शन ये है कि अगर ब्लैक कपड़ा या डार्क कोई कपड़ा है तो इस तरीके से आप लाइट जला के काम कर सकते हो। तो ये इसलिए होता है कि आप सिलाई फिनिशिंग से कर पाओगे और बहुत ही बढ़िया आता है। और मेन चीज़ अब ये आता है, ये तो आपका है ही, आपको मालूम है, यहाँ से हम सिलाई को एडजस्ट करते हैं, कितनी बारीक सिलाई करनी है, सिलाई कच्ची करनी है, ये पक्का करने के लिए होता है। अब ये जो लिखा है पी, याद रखें पी जो है यहाँ पे आप देखेंगे प्लस या माइनस, तो मशीन बंद करने के बाद याद रखें, यानी मशीन आपकी इस तरीके से चलनी नहीं चाहिए। कई लोग चलते चलते उंगली करेंगे तो मशीन ख़राब हो जाएगी। आपको मशीन रोके अगर स्पीड बढ़ानी है तो ये देखिए, जैसे मैं 30 पे यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इससे अपने हिसाब से ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर लें। अब देखिए 40 हो गई, हल्का सा पाँव रखते कैसे भाग रही है। अब मैं हल्की करता हूँ, ये देखिए पी लिख के आएगा तब चलाओ, देख लो पाँव पूरा दबा दिया, तो इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होगी, ये देखो। और यही स्पीड अगर आप बढ़ाओगे, अब देखिए मैं हल्का पाँव, देखना आप, मैं हल्का पाँव रखूँगा बिल्कुल, ये आवाज़ आप सुन सकते हो। तो ये स्पीड होता है कि आप कैसे मतलब सलवार के पोंचे बना रहे हो क्या है। तो इसमें अभी मैंने देखिए ज़्यादा इसे नहीं चलाया, जैसे जैसे मुझे इसका पता चलेगा ये पूरी की पूरी डिटेल वीडियो इसके ऊपर लेके आऊँगा। लेकिन दोस्तों सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसके अंदर आपके कपड़े काले नहीं होते, जो मैंने आपको बताया ना, सबसे अच्छी मुझे इस मशीन की बात लगी, क्योंकि सारा ऑयल इसके अंदर यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पे कपड़े काले होने की कोई वजह ही नहीं है। बस मेन ये जो चीज़ होती है ना हमारी, आप मशीन कोई भी चलाएं इसको साफ़ कर लिया करें, क्योंकि कपड़ा अधिकतर यहाँ से काला होता है। अब देखिए मैं धागा इसका बताता हूँ कैसे डाला जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये जो चीज़ है, अब मैंने कोन ले रखी है, कोन भी आते हैं धागे के। ये अगर आप दिल्ली में हो तो दोस्तों ये तोल में मिल जाता है, जो कि 280 रुपये किलो में कोन मिल जाती है। और 8 कोन इस तरीके की धागे की चढ़ जाती है, जो कि मैंने तोल में ये लिया हुआ है। ये अच्छा पड़ जाता है। और सिंगल पीस लेते हो तो ये आपको 100 रुपये का, 100 रुपये, 110 रुपये का पड़ेगा। अब देखिए धागा डालने के लिए हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। एक धागा भी यहाँ से भी डाल के रख सकते हो पहले से पहले। मैंने यहाँ पे धागा डाला, फिर यहाँ पे धागे को इस तरीके से इधर डालना है और इसको इस तरीके से करना है, ठीक है, 2। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको भी डालना है इस जगह पर। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी हटा के डाल के, ये हमारा धागा डल चुका। अब आपको अगर बाइबिन भरनी है तो बाइबिन भरने का थोड़ा तरीका मैं दिखा देता हूँ। इसमें आपको ऐसे करना है और इसको इस तरीके से फंसाना है। फिर ये जो हिस्सा है इसको ऐसे करके अब मशीन को चलाएं। अब देखिए मैं मशीन भरता रहता हूँ, आप देखेंगे अपने आप मशीन हट जाएगी। ये भरने के बाद ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये देखिए अपने आप हट गया। इसके बाद ये काम हो जाता है कि मतलब आपको धागा बनने में परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद एक ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे धागा लेना है हमें, ठीक है। यहाँ पे धागा लेने के बाद इसमें ऊपर धागा ले लो, फिर यहाँ पे इसमें धागा लेना है। फिर इसको ऐसे करके फिर यहाँ से देखिए इस जगह पे धागा लेना है, ऐसे धागा लेना है, फिर यहाँ पे धागा लेना है। ये धागा लेने के बाद
आपको जो है यहाँ पे ऊपर धागा लेना है। उसके बाद दोस्तों आप इसको ऐसे करके अपने सुई में धागा डाल लें। ये देखिए सुई में धागा हो गया। फिर ये वाले जो हिस्से ना दो, 1 2 इसमें कर दें। अब उसके बाद दोस्तों डब्बी वगैरह सेम वैसे ही लगेगी ब्लैक मशीन की तरह, और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जैक मशीन आप अगर लें तो बहुत आसानी से आपको जो है चलानी आ जाएगी। धीरे धीरे शुरू में आपको परेशानी होगी। और सबसे मेन चीज़ इसमें बताना चाहूँगा, अगर इसमें धागा आपका शटल में या कहीं पर अटक जाता है तो दोस्तों मशीन वहीं पर जाम हो जाएगी। पी की जगह कुछ अजीब सा लिखा आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मशीन रुक जाएगी। फिर आपको धागा निकालना होगा, फिर जाके जब दोस्तों पी लिखा आएगा तब ये मशीन चलेगी। और अब मैं आपको इसकी बताता हूँ कीमत। तो दोस्तों देखिए जगह जगह के हिसाब से कीमत चेंज होती रहती है। अगर आप ये अमेजोन से या कहीं ऑनलाइन जगह से परचेस करते हैं तो ये आपको 21,000 के आसपास की मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसकी अगर कैश में आप कहीं आसपास अपनी मशीन वाले की जब बात करते हो तो ये मैंने अपने दोस्त को भी दिलवाई थी 16,500 रुपये की, और मैंने जब ली थी उस टाइम थी 17,500 की, यानी 1,500 ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये अपने हिसाब से आप जैसे आपको लगे ले सकते हो। ऑनलाइन महंगी पड़ेगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो कुछ लंबी हो गई, मैं जल्दी से आपको इंची टेप के बारे में बता देता हूँ। अब दोस्तों आते हैं इंची टेप के बारे में। तो इंची टेप में मैं आपको शॉर्ट में और जल्दी से समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए 1 इंच किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे हो गया, ये हो गया 1 इंच 2 इंच, सबको पता है, सिंपल है ये, ठीक है। 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच। लेकिन 1.25 इंच किसको कहेंगे और 2.25 इंच किसको कहेंगे। तो दोस्तों 1.25 इंच कहेंगे जब यहाँ से हम आते हैं 1 इंच के बाद में, ये बिगिनर्स के लिए स्पेशल समझ लो। 1.25 इंच, 1.25 इंच जहाँ पे नाम आ जाएगा तो इंची टेप के यहाँ से आते हैं 2 से पहले 1 2 सूत पे जो हमारा ये निशान है इसको हम कहते हैं 1.25 इंच, ठीक है। ये हो गया हमारा 1.25 इंच। इसको लिखेंगे कैसे 1.25 इंच को, तो ये भी देख लो। 1.25 इंच को हमें लिखने का तरीका है, एक जो मैं लिखता हूँ अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, ये मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, 1 3/4, ये हो गया 1.25 इंच, ठीक है। अब यहीं पे हमारे को 2.25 इंच, तो 2.25 इंच क्या होता है, यहाँ से जब हम आएंगे तो 2 इंच के बाद जो 2 सूत होते हैं, ठीक है, 2 सूत कम तो 2.25 इंच हो गया। अब 2 सूत ज़्यादा, 2 के बाद 1 2, ये हो गया 2.25 इंच। 2.25 इंच ये हो गया आपका। अब 2.25 आपको लिखना कैसे है, तो यहाँ पे आपको 2 लिख के 1/4, ये हो गया आपका 2.25 इंच, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ पर 1.5 इंच पता करना है कि 1.5 इंच कितना है, 2.5 इंच कितना है, तो दोस्तों सिंपल तरीका, यहाँ से आओ 1 इंच के बाद आपको 1 2 3 4, ये हो गया आपका 1.5 इंच। 4 पे 1.5 इंच होगा। इसी तरीके से 2 के बाद 1 2 3 4 2.5 इंच। फिर इसी तरीके से 3 पे 1 2 3 4, यानी हर 4 पॉइंट के बाद इंच के बाद आपका आधा इंच का फर्क हो जाता है, आधा इंच बढ़ जाता है। तो इसको हम कहते हैं 1.5 इंच 2.5 इंच 3.5 इंच। इसको लिखेंगे कैसे, तो दोस्तों मैं 2 का बता रहा हूँ तो 2 के हिसाब से बताऊंगा। 2.5 इंच लिखना है हमें, तो 2.5 इंच को हम लिखेंगे 2 1/2, ठीक है। 1/2 लिख लिया, या 1/4 लिख लिया, 3 लिख लिया, ठीक है। ये सारा चीज़ होती है। इसी तरीके से 2.5 के बाद सीधा 3.25 इंच का नाप आता है, तो आप उसी तरीके से लिख लोगे। 3.25 लिखना है तो आपको जैसे यहाँ 2.25 में 1 लिखा है ना, 3.25 लिखने के लिए ये 2 बना दिया, फिर 3/4। ये आपके मतलब इसलिए बता रहा हूँ, और बाकी काफ़ी लोगों का अपना अलग अलग आइडिया होगा, तो ये चीज़ का आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे। अब मेन आ जाते हैं सूत किसे कहते हैं और एक पैर किसे कहते हैं। इसके बाद मैं ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो सूत कहते हैं, आप 1 इंच से ध्यान लगाओ। 1 इंच के बाद जो एक डंडी आ रही है इसको एक सूत कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी डंडी आ रही है इसको हम एक पैर कहते हैं। कभी लोग कहते हैं ना एक पैर कमीज लूज़ कर दो, कोई कस्टमर कहता है, तो हम यहाँ पर 1 इंच के बाद एक पैर लूज़ करेंगे। तो ये कितना लूज़ होगा, देखिए एक पैर ये हो गया, फिर 2 डंडी का 2 पैर, फिर 3 पैर, फिर ये 4 पैर। यानी कोई कस्टमर कहता है एक पैर लूज़ कर दो, तो ये आपकी एक पैर की गैपिंग में यहाँ से इंची टेप से नाप के दिखाता हूँ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, इतना लूज़ करने को बोलता है। अब हमारे जो कपड़ा होता है डबल में इस तरीके से होता है, और यहाँ पे एक पैर की सिलाई हम लूज़ करेंगे, और यहाँ पे इस साइड में हम लूज़ करेंगे एक पैर की। टोटल में ये 1 इंच हमारा लूज़ हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से कस्टमर कहते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, आपको ऑल्ट्रेशन करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। और दोस्तों इसी तरीके से इन चीटे में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आप आगे बढ़ते जाएंगे तो जितना भी मेजरमेंट होगा तो आप उसको इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।